निठारी कांड। दिल्ली के पास ही बसे नोएडा में एक जगह है निठारी, एक ऐसा एरिया जहां से एक तरफ सेक्टर 31 नोएडा के अमीर लोगों के बंगलोज दिखते हैं और दूसरी तरफ निठारी के अंदर गरीब लोगों की बस्ती। एक ऐसी बस्ती जहां के ज्यादातर लोग दिहाड़ी मजदूर, रिक्शे वाले और हाउस हेल्प्स का काम करते हैं और देश के पिछड़े इलाकों से बिलोंग करते हैं। 7 मई 2006 की शाम को निठारी की बस्ती में रहने वाले नंदलाल के घर में अफरा तफरी मची हुई थी, क्योंकि उनकी 22 साल की बेटी पायल सुबह से घर नहीं आई थी। उसने अपने पिता से कहा था कि वो सेक्टर 31 की कोठी नंबर D5 में नौकरी के लिए जा रही है, पर जब से वो वहां गई थी उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा था। जब काफी देर तक वो घर नहीं आई तो उसके माता पिता बहुत डरने लगे, क्योंकि निठारी में पिछले 2 साल से कई छोटे बच्चे और जवान लोग गायब हो रहे थे। नंदलाल से और नहीं रहा गया और उसने खुद अपनी बेटी को ढूंढने का फैसला किया। सबसे पहले उसने उस रिक्शे वाले को ढूंढा जिसने पायल को D5 तक छोड़ा था। वो रिक्शे वाला D5 का नाम सुनते ही भड़क गया और उसने बताया कि उसने पायल को वहां छोड़ा तो था, पर वो बिना पैसे दिए ही घर के अंदर चली गई। उसे लगा कि वो वापस आकर उसे पैसे देगी, मगर वो वापस आई ही नहीं। जब उसने घंटी बजाई तो उस घर का 36 साल का नौकर सुरिंदर कोली बाहर निकला और उसने कहा कि पायल वहां से चली गई है। जब रिक्शे वाले ने उसकी बात को झूठ कहा तो कोली ने एक ईंट उठाकर उसकी तरफ फेंकी और उसे वहां से भगा दिया। ये सुनकर नंदलाल का शक यकीन में बदल गया। नंदलाल को लग रहा था कि उसकी बेटी के गायब होने में कोठी नंबर D5 में रहने वाले लोगों का ही हाथ था। बिना देरी किए नंदलाल लोकल पुलिस स्टेशन चला गया, पर पुलिस वालों ने उसकी बात को टाल दिया, क्योंकि 2004 से निठारी में ऐसे कई केसेस उनके पास रोज आ रहे थे। नंदलाल बहुत रिक्वेस्ट करने लगा, पर पुलिस ने उसको वहां से यह कहकर भगा दिया कि पायल किसी लड़के के साथ भाग गई होगी। अगले दिन नंदलाल खुद D5 गया। घर के अंदर से घर का मालिक 52 इयर्स यानी 52 साल का मनिंदर सिंह पंडेर बाहर आया, जिसने पायल को पहचानने से ही मना कर दिया। नंदलाल और उसकी बीवी पूरी तरह से टूट चुके थे, क्योंकि कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा था। वो दोनों पूरी रात बस रोते रहे और फिर नंदलाल ने डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी बेटी को ढूंढ कर ही रहेगा। उसके पास थोड़े पैसे जमा थे तो उसने एक वकील को हायर करके कोर्ट में अपील की। चीफ मैजिस्ट्रेट ने उसका केस देखा और पुलिस को ऑर्डर किया कि वो उसकी FIR दर्ज करें और उस पर तुरंत एक्शन लें। पुलिस ने जब लापता बच्चों के बारे में आसपास के लोगों से पूछताछ की तो उन्हें यह पता चला कि निठारी के नाले पर 2 पुल के बीच में 100 मीटर के एरिया में ही वो सारे बच्चे और लोग जो लापता हुए हैं आखिरी बार वहीं देखे गए हैं। इन्हीं 2 पुल के बीच में नाले के पास एक वाटर टैंक भी था, जो कुछ गांव वालों के हिसाब से भूतिया था और उनका मानना था कि वहां पर एक भूत है जो बच्चों को मार देता है, इसलिए उस वाटर टैंक के नाले के आसपास कोई नहीं जाता था। पुलिस ने उस 100 मीटर के स्ट्रेच को ब्लैक होल का नाम दे दिया और वो उसकी पेट्रोलिंग करने लगे, लेकिन उनकी पेट्रोलिंग के बावजूद भी वहां से बच्चे गायब होते रहे। पर वहां ऐसा क्या था? क्या सच में वहां कोई भूत था, या ये किसी गैंग या किसी सीरियल किलर का काम था? इस सवाल का जवाब उस वक्त किसी को नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि पुलिस पर प्रेशर बहुत ज्यादा था। तो पुलिस ने पायल के फोन को ट्रैकिंग पर लगवाया और मनिंदर सिंह पंडेर को भी इंटेरोगेट किया, पर मनिंदर ने कहा कि वो पायल के गायब होने वाले दिन चंडीगढ़ में था और अपने पिता का अंतिम संस्कार कर रहा था, जिसका उसके पास प्रूफ भी था। जब चंडीगढ़ में होने का प्रूफ मनिंदर ने पुलिस को दिया तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन फिर से एक डेड एंड पर पहुंच गई। कई महीने बीत गए और नंदलाल और उसकी बीवी अपनी बेटी की याद में तड़पते रहे और निठारी से और भी बच्चे गायब होते रहे। लेकिन फिर एक दिन 26 दिसंबर 2006 को
अचानक ही पायल का फोन स्विच ऑन हुआ और वो ट्रैकिंग रडार पर दिखने लगा। पुलिस ने फौरन उस फोन को ट्रैक किया। वो फोन एक रिक्शे वाले के पास मिला, जिसने बताया कि वो फोन उसने किसी और से खरीदा था, लेकिन उसमें सिम पहले से ही था। पुलिस ने जब सिम की इन्वेस्टिगेशन की तो ये सामने आया कि वो सिम सुरिंदर कोहली के नाम पर रजिस्टर्ड था। वही सुरिंदर कोहली जो मनिंदर सिंह पंडेर के घर पर काम करता था। 29 दिसंबर की रात को पुलिस ने सुरिंदर कोहली और मनिंदर सिंह पंडेर को उनके बंगले से अरेस्ट कर लिया। दोनों से पूछताछ करने के बाद पुलिस ऑफिसर्स शॉक में थे। वो तुरंत निठारी के पास बने उस नाले पर पहुंचे। जब वो उस नाले के अंदर घुसे तो उन्हें वहां जो मिला वो देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उस नाली में कई पॉलिथिन्स थीं, जिसमें छोटे बड़े ह्यूमन स्केलेटन्स यानी इंसानी कंकाल थे। एक लड़के का कटा हुआ सर, किसी के शरीर के टुकड़े और ढेर सारे बच्चों के कपड़े चप्पलें थीं, जो उन्हीं बच्चों की थीं जो लापता हुए थे। कुल मिला के उस नाले से 19 स्कल्स यानी 19 खोपड़ियां मिली। उन दोनों ने 19 लोगों का मर्डर किया था। पूछताछ में सुरिंदर कोहली ने पुलिस को बताया कि उसी ने पायल को मारा था। सुरिंदर ने पायल के ही दुपट्टे से उसका गला घोट दिया था और उसे मारने के बाद सुरिंदर ने लाश के कई टुकड़े किए और फिर वो उन्हें पकाकर खा गया। सुरिंदर ने यह भी बताया कि उसने ऐसा सभी छोटे बड़े बच्चों के साथ किया था। जब सुरिंदर पर ढेर सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट हुए तो उसने ये भी कबूला कि उसके सपने में एक सफेद बालों वाली साड़ी पहनी हुई एक औरत आती थी, जो लोगों को मारने तक उसके साथ ही रहती थी। जब मनिंदर सिंह पंडेर से इन सब के बारे में पूछा गया तो उसने ये कहा कि वो आधे से ज्यादा टाइम घर के बाहर रहता था और उसे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता था। पर सुरिंदर का एक कहना था कि वो पंडेर के कहने पर ही बच्चों और लड़कियों को टॉफी और नौकरी का लालच देकर घर के अंदर लाता था, जिसके बाद पंडेर उनका फायदा उठाता था और सुरिंदर उनको मारकर उनकी डेड बॉडी को टुकड़ों में काटकर उन्हें पका के खाता था। यह केस इतना भयानक था कि फौरन सीबीआई को ट्रांसफर किया गया। जब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें और भी कई बातें पता चली। दोनों पर कई सारे केसेस चले और कई सालों तक चले, जिनके बाद उन दोनों को डेथ पेनल्टी यानी मौत की सजा सुनाई गई। पंडेर के परिवार वालों का अब भी यह कहना है कि वो इनोसेंट है, पर निठारी का कोई भी इंसान ये मानने को तैयार नहीं है कि एक इंसान के घर में इतना कुछ हो गया और उसे इस चीज का कोई अंदाजा भी नहीं था। आज तक निठारी में इस क्राइम का खौफ फैला हुआ है, मगर एक चीज अभी भी क्लियर नहीं हो पाई, इस क्राइम का मोटिव। खैर जो भी हो, इससे ज्यादा दरिंदगी भरा केस शायद ना कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में हमें बताइए। 1977 कैलिफोर्निया की जेल में लॉरेंस बिटकर और रॉय नॉरिस नाम के दो आदमी पहली बार मिले। लॉरेंस को रॉबरी के जुर्म में पकड़ा था और रॉय को असॉल्ट के केस में। दोनों बहुत जल्दी दोस्त बन गए और दोस्त बनने के बाद उन्हें यह समझ आया कि वो दोनों एक ही तरीके से सोचने वाले लोग थे और एक ही तरह का इंटरेस्ट शेयर करते थे, और वो इंटरेस्ट था टीनेज लड़कियां। जैसे जैसे उनके दिन उस जेल में बीतते जा रहे थे, उनकी दोस्ती और गहरी होती जा रही थी। वो अब डिटेल में प्लान बनाने लगे थे कि वो कैसे लड़कियों को किडनैप करेंगे और फिर उन्हें टॉर्चर करेंगे। जब लॉरेंस के जेल से छूटने की डेट पास आ गई, तब उन दोनों ने डिसाइड किया कि दोनों जेल से निकलने के बाद अपने बनाए हुए प्लान्स को अंजाम देंगे। लॉरेंस जेल से रिहा हो गया और उसके रिहा होने के कुछ महीनों बाद रॉय भी जेल से छूट गया। रॉय जेल जाने से पहले एक इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा था।
और जेल से छूटने के बाद वो अपनी मॉम के साथ जाकर रहने लगा था और वापस इलेक्ट्रिशियन का काम करने लगा था। एक दिन अचानक से लॉरेंस एक वैन को लेकर रॉय के घर पहुंच गया और उसे याद दिलाने लगा कि उन्होंने जो प्लान्स जेल में बनाए थे वो अब एग्जीक्यूट करने का टाइम आ चुका है। ये प्लान्स क्या थे और उन दोनों ने मिलकर ऐसा कौन सा रोंगटे खड़े कर देने वाला क्राइम किया था, ये जानने से पहले थोड़ा दोनों की साइकोलॉजी समझते हैं। लॉरेंस के पैदा होते ही लॉरेंस की मॉम ने उसे अडॉप्शन के लिए एक ऑर्फनेज में दे दिया था। लॉरेंस बचपन से ही छोटे मोटे क्राइम्स करता रहता था और जब वो एक टीनेजर बना तब उसे एक कार चुराने के मामले में कैलिफोर्निया यूथ सेंटर भेज दिया गया। जब लॉरेंस 19 साल का हुआ तो उसे यूथ सेंटर से रिलीज किया गया। उसके बाद वो क्राइम की दुनिया में पूरी तरह डूब गया। असॉल्ट, चोरी, हेरा फेरी, यही सब करते हुए लॉरेंस अपनी जिंदगी जी रहा था। इसी दौरान वो कई बार जेल गया मगर उसके क्राइम्स कभी रुके नहीं। जेल में उसे जो साइकेट्रिस्ट असाइन हुआ था उसने अपनी रिपोर्ट में यह बताया कि लॉरेंस बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेटिव इंसान था जिसके एक बहुत भयानक क्रिमिनल बनने का खतरा था। लॉरेंस को लंबी जेल तब हुई जब उसने एक सुपरमार्केट के एम्प्लॉय को चाकू से स्टैप कर दिया था और उस सुपरमार्केट में चोरी करने की कोशिश की थी। इसके बाद उसे कैलिफोर्निया मेंस कॉलोनी भेज दिया गया जहां उसकी मुलाकात रॉय से हुई। रॉय के बचपन में भी उसके फैमिली मेंबर्स ने कभी उसे प्यार नहीं दिया। रॉय ने कभी चोरी चकारी नहीं की थी लेकिन वो लड़कियों के साथ छेड़खानी करता रहता था। एक बार उसने एक लड़की का सर पत्थर से फोड़ डाला और रॉय को उसके लिए जेल हो गई। दोनों रॉय और लॉरेंस दिमागी रूप से डिस्टर्ब थे जिसकी वजह से वो ये उल्टे सीधे क्राइम्स करते थे। लेकिन वो इतना बड़ा क्राइम करेंगे ये कभी किसी ने नहीं सोचा था। लॉरेंस वैन लेकर तैयार था ताकि दोनों मिलकर टीनेज लड़कियों का फायदा उठा सकें और उसके बाद उन्हें जान से मार सकें। उन दोनों ने अपनी उस वैन का नाम रखा था द मर्डर मैक। सब कुछ रेडी था, प्लान भी बिल्कुल तैयार था मगर दोनों को पहले अपने प्लान को एक्सपेरिमेंट करके देखना था। इसीलिए उन्होंने कुछ 5 महीनों के अंदर अंदर 20 लड़कियों को पटाया। लेकिन उन्होंने उन लड़कियों के साथ कुछ नहीं किया। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस रन था ताकि वो शहर के कुछ ऐसे स्पॉट्स ढूंढ सकें जहां कोई आता जाता ना हो। जब रॉय और लॉरेंस को समझ आ गया कि उनका प्लान काम कर रहा था तो उन्होंने अपना आखिरी स्टेप एग्जीक्यूट किया। उन्होंने एक टूल बॉक्स रख लिया था जिसके अंदर लड़कियों को टॉर्चर करने का सामान था। टेप, स्क्रू ड्राइवर, चाकू, सिजर्स, रस्सियां। इसके अलावा उस टूल बॉक्स में एक कैमरा और टेप रिकॉर्डर भी था ताकि वो ये सब रिकॉर्ड कर सकें। इसके बाद रॉय और लॉरेंस को रोक पाना नामुमकिन हो गया था। एक के बाद एक वो लड़कियों के साथ दोस्ती करते, उन्हें किसी भी बहाने से अपनी वैन मर्डर मैक में बिठाते और उनके साथ अपने टूल्स से बहुत बुरी तरह टॉर्चर करते। ये सब वो अपने टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड करते और अपने पोलारॉइड कैमरा से उन लड़कियों की फोटोज भी लेते और फिर उन लड़कियों की बॉडीज को पहाड़ों के आसपास फेंक आते थे। हैलोवीन 1979 की रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। शर्ली नाम की 16 साल की लड़की वो उस शाम अपनी पार्ट टाइम जॉब खत्म करके अपने दोस्त की पार्टी में जा रही थी। लेकिन फिर उसका मन बदल गया और वो वापस अपने घर वॉक करके जाने लगे। हैलोवीन की रात सब लोग वैसे ही अलग अलग स्केरी कॉस्ट्यूम्स और मास्क पहनकर रोड्स पर बाहर होते हैं। ऐसे में कोई भी मास्क पहनकर आकर आप पर अटैक कर सकता है और आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा। ऐसा ही कुछ शर्ली के साथ हुआ। वो एक सुनसान गली से जा रही थी जब उसे लगा कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पास एक वैन आकर रुका। उस वैन में एक आदमी मास्क पहने बैठा था। शर्ली डर गई तो उस आदमी ने अपना मास्क उतारा। मास्क के नीचे कोई और नहीं बल्कि लॉरेंस था। शर्ली के रेस्टोरेंट में लॉरेंस कई बार आता जाता था।
इसलिए शर्ली उसका चेहरा पहचानती थी। इसलिए जब लॉरेंस ने उसे लिफ्ट ऑफर की तो वो मान गई और उस वैन में चढ़ गई। लॉरेंस और रॉय दोनों ने पहले तो उसके साथ खूब हंसी मजाक किया, लेकिन जैसे ही उसका घर आया रॉय ने गाड़ी मोड़ी और तब शर्ली को लगा कि कुछ गड़बड़ है। रॉय और लॉरेंस एक सुनसान जगह में गाड़ी को ले गए और फिर उन्होंने शर्ली के साथ भी वही करा जो बाकी लड़कियों के साथ करते थे। उन्होंने उसके साथ जोर जबरदस्ती की, शर्ली को बुरी तरह टॉर्चर किया और उसे मार डाला और फिर उसकी बॉडी को किसी घर के लॉन में फेंक कर वहां से चले गए। रॉय अक्सर एक बार में ड्रिंक करने जाता था जहां एक आदमी उसका अच्छा दोस्त बन गया था। उस हैलोवीन की रात रॉय ने शराब के नशे में अपने उस दोस्त को अपने क्राइम्स के बारे में सब कुछ बता दिया। कैसे उसने लॉरेंस के साथ मिलकर उन मासूम लड़कियों की सीरियल किलिंग की थी। रॉय का दोस्त ये सब बातें सुनकर इतना घबरा गया कि उसने ये सब जाकर पुलिस को बता दिया। जब पुलिस को ये सब पता चला तो उन्हें कुछ समय पहले की एक कंप्लेंट याद आई जिसमें एक लड़की ने पुलिस को बताया था कि 2 आदमी वैन में आए थे और वो उसे छेड़ने लगे थे। और फिर जब पुलिस को शर्ली की बॉडी मिली तो उन्हें यकीन हो गया कि उसका मर्डर भी इन्हीं टूल बॉक्स किलर्स ने किया होगा। इसके बाद दोनों को फौरन ढूंढकर अरेस्ट कर लिया गया। लॉरेंस के अपार्टमेंट से कई लड़कियों के कपड़े, ज्वेलरी और उनका सामान बरामद हुआ। वो सारी लड़कियां मिसिंग थीं। पुलिस ने ये सब एविडेंस के तौर पर यूज किया। रॉय नॉरिस ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया और वो लॉरेंस के खिलाफ टेस्टिफाई करने को भी तैयार हो गया, जिसकी वजह से उसकी फांसी की सजा को थोड़ा कम कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ लॉरेंस को अपने जुर्म का कोई गिल्ट या रिग्रेट नहीं था। कोर्ट केस चलते हुए वो हर समय बस हंसता रहता और अपने आप को एक सेलिब्रिटी समझता रहता। उसे कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दी। जो इस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था उसने टेस्टिफाई किया था कि उसने आज तक लॉरेंस से ज्यादा ट्विस्टेड और घिनौना आदमी कभी नहीं देखा था। यह केस आज तक की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रुथलेस और दिल को हिला देने वाला केस साबित हुआ। 5 अक्टूबर 2006 बाकी दिनों की तरह उस दिन भी मयंक मुंबई के मरीन लाइंस ट्रेन स्टेशन से सुबह की पहली लोकल पकड़ने के लिए फुटओवर ब्रिज पर भाग रहा था। भागते भागते उसका पैर किसी के पैरों में अड़ गया। गिरने की वजह से उसका सारा सामान फैल गया। सामान समेटते हुए उसकी ट्रेन भी छूट गई। गुस्से में तिल मिलाते हुए उसने जैसे ही मुड़कर उस आदमी की तरफ देखा तो उसे जमीन पर गिरा हुआ एक बेवड़ा आदमी दिखा। उसने उस बेवड़े पर चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन जब उसके इतना चिल्लाने के बाद भी उस बेवड़े का कोई जवाब नहीं आया तो मयंक ने 2-3 लोगों की मदद से उस बेवड़े को पलटा। मयंक ने देखा कि उस आदमी के पेट में चाकू के घाव थे। उसे देखकर वो सहम गया और मयंक ने तुरंत पुलिस को फोन मिलाया। उस एरिया में काफी शोर मच गया और उस आदमी की बॉडी के आसपास भीड़ भी इकट्ठा हो गई। पुलिस ने आकर एरिया को खाली किया और उस बॉडी को वहां से ले गई। पुलिस ने जब उस केस की इन्वेस्टिगेशन की तो उसे उस इंसान के मर्डर से रिलेटेड कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन से उन्हें यह पता लगा कि वो लाश विजय गाउड नाम के एक आदमी की थी और वो मुंबई में एक टैक्सी ड्राइवर था। उसके परिवार में उसकी एक बीवी और 2 बच्चे भी थे। उसकी बॉडी जिस हाल में थी उसे देखकर पुलिस को यकीन हो गया था ये काम किसी बहुत ही भयानक किलर ने किया है। 14 दिसंबर 2006 पुलिस को चर्च गेट स्टेशन के बाहर एक और लाश मिली। इस लाश का भी खून चाकू मारकर किया गया था और वो बॉडी भी उसी तरह दिख रही थी जिस तरह विजय को मारा गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह भी सामने निकल कर आया कि उन दोनों की बॉडीज को सेक्सुअल और फिजिकल टॉर्चर भी किया गया था। चौंका देने वाली बात यह थी कि उन दोनों लोगों की बॉडीज बिल्कुल सेम हालत में थी और दोनों ही बॉडीज के ठीक साइड में एक बियर का कैन भी पड़ा मिला था। पुलिस को पहले तो लगा कि यह कोई इत्तेफाक होगा, लेकिन फिर अगले 2 महीनों तक
पुलिस को मरीन ड्राइव और चर्च गेट स्टेशन में ही 7 और लोगों की लाशें मिली। वो भी ठीक उसी हालत में थीं जिस हालत में विजय की लाश थी, और उनके बगल में भी वही बियर का कैन था। पूरी पुलिस फोर्स के ऐसे ब्रूटल मर्डर्स देख के रोंगटे खड़े हो गए थे। ये पक्का हो चुका था कि सारे मर्डर्स के पीछे एक सीरियल किलर है। पुलिस उस खूनी को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिल रहा था। अब मुंबई में एक साइको किलर खुलेआम घूम रहा था, जो आदमियों को फिजिकली असॉल्ट करके उन्हें जान से मार रहा था। क्योंकि खून चर्च गेट और मरीन ड्राइव जैसे पॉश एरियाज में हो रहे थे, इसलिए पूरी साउथ मुंबई में अब उस सीरियल किलर का डर फैलता जा रहा था। जनवरी 2007 फिर से पुलिस को एक और डेड बॉडी मिली। ये लाश भी ठीक वैसी ही थी जैसे उन्हें मिलती आ रही थी, पर इस बार उस बॉडी के साथ पुलिस को एक हैंड रिटन नोट भी मिला, जिसमें कुछ अजीब सी न्यूज़पेपर कटिंग्स थी और छोटे अक्षरों में लिखा था, वेलकम टू द क्लैन। वो मैसेज पढ़कर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई साइको किलर अपनी इन किलिंग्स को सेलिब्रेट कर रहा हो। इस लेटर के मिलते ही केस ने एक नई आग पकड़ ली। जहां मीडिया ने इस खूनी को काले जादू से जोड़ दिया, वहीं पुलिस को अब डर था कि किलर के लिए अब ये एक चोर पुलिस का खेल बन गया है, और वो अब इस खेल में किसी भी हद तक जा सकता था। पागलों की तरह उस खूनी को ढूंढने के बाद भी पुलिस को कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिल रहा था। साथ ही साथ उस खूनी के बारे में मीडिया वाले रोज एक नई अफवाह फैला रहे थे। मीडिया ने उस खूनी को बियर मैन का नाम दे दिया था, और पुलिस के पास क्लूज के नाम पर सिर्फ वो हैंड रिटन नोट था। 22 जनवरी 2007 पुलिस अब भी बियर मैन की तलाश में थी, जब उन्हें उसका नया शिकार मरीन लाइंस के पास एक पब्लिक टॉयलेट में मिला। उस विक्टिम का हाल भी बियर मैन के बाकी विक्टिम्स की तरह ही था, लेकिन इस बार क्राइम साइट से बियर कैन के साथ साथ पुलिस को एक ग्रे शर्ट भी मिली। आसपास सड़क पर रहने वाले लोगों से पूछताछ करके पता चला कि यह शर्ट दशरथ राणे गैंग के एक आदमी की है। पुलिस ने देरी ना करते हुए स्नाइपर डॉग्स की मदद से उन्होंने दशरथ की गैंग के एक आदमी रविंद्र कंट्रोले को अरेस्ट कर लिया। पुलिस के अकॉर्डिंग रविंद्र कंट्रोले ही था जो ये सब मर्डर्स कर रहा था, और वही था बियर मैन। बियर मैन के अरेस्ट के बाद हर जगह मीडिया में उसकी लाइफ के बारे में खबरें आने लगीं। जनवरी 2008 तक पुलिस ने कंट्रोले को अपनी कस्टडी में रखा और कई महीनों तक उसे इंटेरोगेट भी किया। साथ ही साथ उसके कई साइकोलॉजिकल टेस्ट्स भी करवाए। आखिरकार जब कोर्ट में उसका केस प्रेजेंट हुआ तो कोर्ट ने उस पर लगाए मर्डर चार्जेस एक्सेप्ट कर लिए, क्योंकि सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट के हिसाब से वो गिल्टी था। और तो और आई विटनेसेस ने कंट्रोले को अलग अलग समय पर लाशों के पास सोते हुए भी देखा था। कंट्रोले को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सबको लगा कि बियर मैन की मौत का तांडव अब खत्म हो गया है, लेकिन कंट्रोले के अरेस्ट होने के बाद भी शहर में उसी तरीके से एक और मर्डर हुआ। पुलिस चौंक उठी और फिर 4 और मर्डर हुए। पुलिस को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। रविंद्र कंट्रोले जेल में है, तो अब यह सब कौन कर रहा है? इसी मौके का फायदा उठाते हुए कंट्रोले के वकील ने केस को हाईकोर्ट में अपील कर दिया। जब कंट्रोले का केस वापस शुरू हुआ तो कोर्ट ने पुलिस के एविडेंस को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उनके हिसाब से पुलिस के नार्को टेस्ट्स कोर्ट में एडमिसिबल नहीं थे और पुलिस की थ्योरीज में काफी गैप्स थे। कोर्ट ने रविंद्र को रिहा कर दिया और बियर मैन का केस बंद हो गया। इसके बाद मुंबई शहर में ऐसा कोई भी मर्डर नहीं हुआ जो इस केस से मेल खाता हो, लेकिन पुलिस वाले आज तक यही मानते हैं कि रविंद्र कंट्रोले ही बियर मैन था और उसी ने सारे मासूम लोगों की जान ली है। लेकिन कंट्रोले के हिसाब से पुलिस ने उसको उसके गैंगस्टर बैकग्राउंड की वजह से अरेस्ट किया और उसे बलि का बकरा बना दिया। कंट्रोले के मुताबिक वो काफी टाइम पहले ही गैंगस्टर वाले सारे काम छोड़ चुका था और पुलिस का इन्फॉर्मर बन चुका था। जहां तक बात उसके कन्फेशन की थी तो उसने बताया कि वो सब उसने पुलिस के डर से कन्फेस किया था
और वो शादीशुदा और बाल बच्चों वाला आदमी था जो ऐसा घिनौना क्राइम करने की सोच भी नहीं सकता था। कंट्रोले आज भी खुद को इनोसेंट मानता है और अपनी किस्मत को कोसता है, क्योंकि आज भी मुंबई में अगर 2 से ज्यादा मर्डर्स होते हैं तो पुलिस उसको सबसे पहले क्वेश्चनिंग के लिए बुलाती है। आपको क्या लगता है, क्या रविंद्र कंट्रोले ही सच में बियरमैन था, या मुंबई का सीरियल किलर बियरमैन आज तक आजाद घूम रहा है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। साइनाइड मोहन, द ब्राइड किलर। 2003 से 2009 के बीच कर्नाटक के 6 डिस्ट्रिक्ट्स में बस स्टेशंस के बाथरूम्स में शादी के जोड़ों में कई सारी औरतों की लाशें मिलने लगी। इन सब लाशों में अजीब बात यह थी कि शादी के जोड़े में होने के बावजूद भी उनके पास कोई गहने नहीं थे। ये लाशें ऐसी औरतों की थीं जो लोअर क्लास और कास्ट को बिलोंग करती थीं। तो कर्नाटक पुलिस ने इन केसेस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लाशें मिलने पर पुलिस उन बॉडीज की पहचान करने के लिए लोकल न्यूज़पेपर्स में उनकी फोटोज भी छपवाती थी, लेकिन अक्सर कोई भी उनकी पहचान करने नहीं आता था। पर जून 2009 में मैंगलोर से 40 किलोमीटर दूर बरीमारू गांव में एक दिन अनीता बंगेरा नाम की एक लड़की अपने घर से ढेर सारा सोना, पैसा और एक एक्सपेंसिव फोन लेकर गायब हो गई। उसके घर वालों और गांव वालों ने उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश की, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिली। 24 घंटों से ज्यादा बीत जाने के बाद भी उन्हें अनीता नहीं मिली। इसी बीच उन्हें पता चला कि अनीता का पास ही के एक लड़के के साथ अफेयर चल रहा था और वो लड़का भी गायब है। अनीता के परिवार वालों ने बाकी गांव वालों को जमा किया और बतकल पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस वालों को धमकी दी कि अगर उन्होंने अनीता और उस लड़के को नहीं ढूंढा तो वो उस पुलिस स्टेशन को जला देंगे। पुलिस वालों ने जैसे तैसे करके उन्हें शांत किया और वादा किया कि वो बस 1 महीने में उन दोनों को ढूंढ निकालेंगे। 1 हफ्ते बाद बरीमारू गांव से 160 किलोमीटर दूर हसन शहर के बस स्टैंड के बाथरूम में पुलिस को एक और लड़की की लाश मिली। ये लड़की भी शादी के जोड़े में थी और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। जब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि वो लाश 22 साल की अनीता बंगेरा की ही थी, जो बरीमारू गांव से गायब हुई थी। अनीता के परिवार को जैसे ही ये पता चला वो गुस्से से पागल हो गए और पुलिस पर और प्रेशर डालने लगे, जिसके बाद पुलिस ने अनीता के खूनी को ढूंढने के लिए एक हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्म की। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम ने सबसे पहले अनीता के सारे कॉल रिकॉर्ड्स निकाले, जिससे उन्हें पता चला कि वो एक नंबर पर बहुत देर तक बात करती थी और घर से गायब होने से 1 रात पहले भी उसने उसी नंबर पे बात की थी। वो नंबर पुलिस को श्रीधर नाम के एक आदमी के पास ले गया। श्रीधर ने उन्हें बताया कि वो नंबर उसके नाम पर रजिस्टर्ड तो है, लेकिन उसे उसकी बहन कावेरी यूज करती है, जो खुद 17 मार्च से मिसिंग है। अनीता के केस की तरह कावेरी के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए गए, जो उन्हें वासुगौड़ा कसैरगौड़ की पुष्पा तक ले गए, लेकिन वो भी पिछले 1 साल से मिसिंग थी। पुष्पा के सिम के कॉल रिकॉर्ड्स उन्हें पुत्तूर जिले की विनुता तक ले गए, पर वो भी मिसिंग थी। पुलिस ने विनुता के कॉल रिकॉर्ड्स को ट्रेस किया, जो उन्हें एक और मिसिंग लड़की तक ले गए। ऐसे 20 लड़कियों की एक लिस्ट बन गई जो एक दूसरे से बात कर रही थीं, लेकिन 2003 से 2009 के बीच में सब की सब गायब हो गई थीं। पुलिस को लगा कि इन सारी मिसिंग लड़कियों के पीछे एक ह्यूमन स्मगलिंग का रैकेट है। उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी और उन्हें पता चला कि जिन फोन्स में वो सिम यूज हुए थे, उनके EMI नंबर्स किसी न किसी टाइम पर मैंगलोर के दिरालकाटे गांव में एक्टिव थे। उनमें से एक फोन जिससे उन्हीं मिसिंग लड़कियों में से एक बात करा करती थी, धनुष नाम के एक 13 साल के लड़के के पास मिला। धनुष ने पुलिस को बताया कि वो उसके चाचा मोहन कुमार ने दिया था। उन्होंने उसके चाचा का नंबर मांगा और उन्हें फोन की ट्रैकिंग से पता चला कि मोहन का फोन अभी भी एक्टिव है। पुलिस ने उस फोन के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले, जिससे उन्हें पता चला कि उस नंबर से एक और नंबर जो सुमंती नाम की लड़की का था, उससे बहुत लंबे लंबे कॉल्स होते थे। देरी ना करते हुए वो सुमंती तक पहुंचे, लेकिन सुमंती ने कहा कि वो किसी मोहन नाम के आदमी को नहीं जानती
और जिस आदमी से वो उस नंबर पर बात करती है उसका नाम आनंद है। ये सुनते ही पुलिस को समझ आ गया कि शायद वो लड़की मोहन का नेक्स्ट टारगेट है और मोहन एक सीरियल किलर है। पुलिस ने सुमंती से आनंद से मिलने की रिक्वेस्ट की ताकि वो उसे अरेस्ट कर सके। उनके प्लान के मुताबिक ऐसा ही हुआ। सुमंती शादी का जोड़ा पहनकर बस स्टेशन गई और जैसे ही एक आदमी उसके करीब आया उन्होंने उसे अरेस्ट कर लिया। लेकिन अब जो कहानी उस आदमी के कन्फेशन में पुलिस के सामने आने वाली थी उसके लिए पुलिस भी तैयार नहीं थी। उस आदमी ने बताया कि उसका नाम प्रोफेसर मोहन कुमार था और उसने 20 नहीं बल्कि 32 औरतों का मर्डर किया था। ये सब तब शुरू हुआ जब वो अपने गांव के एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता था। इन्हीं दिनों पहले से ही शादीशुदा मोहन की गंदी नजर एक महिला पर पड़ी, लेकिन जब उस लड़की ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने उसको एक पुल के ऊपर से नहर में धक्का दे दिया। उसे लगा कि वो मर गई, लेकिन वो लड़की बच गई और उसने मोहन की पुलिस में कंप्लेंट कर दी। पुलिस ने मोहन को अरेस्ट कर लिया, लेकिन सबूत ना होने की वजह से वो जल्द ही छूट गया। पर जेल से छूटने के बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई, क्योंकि जेल जाने की वजह से उसकी टीचर की नौकरी उससे छिन गई और वो बेरोजगार हो गया। इतनी बेरोजगारी के दिनों में वो अपना सारा टाइम बस स्टैंड्स के आसपास बिताने लगा, जहां उसको एक आइडिया आया। उसे याद आया कि उसके दोस्त सलीम ने जो सोने की पॉलिश करता था उसे साइनाइड के बारे में बताया था, जिसका पॉलिशिंग में इस्तेमाल होता है। और साइनाइड दुनिया का सबसे खतरनाक जहर भी है। मोहन केमिस्ट पर गया और खुद को सोनार की दुकान में काम करने वाला बता के उसने साइनाइड की एक पूरी बोतल खरीद ली। इसी बीच उसने अपनी बीवी को तलाक दे दिया और 2 और शादियां कर लीं, जिसके बारे में उसकी दोनों बीवियां नहीं जानती थीं। 2 घर चलाने के लिए उसने मर्डर और लूट का प्लान बनाया। मोहन अकेला जाकर बस अड्डे पे खड़ा हो जाता और अपना टारगेट ढूंढता, जो ज्यादातर लोअर क्लास की लड़कियां होती, और उनसे किसी बहाने बात शुरू करके नंबर एक्सचेंज कर लेता था। इसके बाद वो अपने झूठे प्यार के जाल में उन सबको फंसाकर उन्हें बिना दहेज के शादी करने के लिए कहता और उन्हें अपने पास बुला लेता। इनमें से ज्यादातर लड़कियां दहेज नहीं दे पाती थीं, तो वो खुशी खुशी उसके पास उससे शादी करने के लिए चली जाती थीं। मोहन उन्हें मंदिर ले जाकर उनसे शादी करता, फिर बस के पास ही किसी लॉज में कमरा बुक करके उनके साथ सुहागरात मनाता। सुबह वो अपनी दुल्हन के सारे जेवर कमरे में रखकर उन्हें मॉर्निंग वॉक पर ले जाता। बस स्टैंड पहुंचकर वो उन लड़कियों को साइनाइड से लदी हुई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देता था। साथ ही वो उनसे कहता था कि उस पिल को लेने के बाद शायद उनकी तबीयत थोड़ी खराब होगी, तो वो उस पिल को बस स्टेशन के बाथरूम के अंदर जाकर लें और अंदर से दरवाजा बंद कर लें। वो लड़कियां चुपचाप उसकी बात मान लेती थीं और बाथरूम में जाकर खुद अपने हाथों से अपने मर्डर को अंजाम देती थीं। हालांकि मोहन ने पुलिस से अपने कन्फेशन में कहा उसने इसी तरीके से 32 लड़कियों का मर्डर किया है, लेकिन पुलिस को सिर्फ 20 मर्डर्स के ही सबूत बरामद हुए। जब कोर्ट में मुकदमा शुरू हुआ तो मोहन ने अपना केस खुद लड़ने का डिसाइड किया। वो अपने कन्फेशन से मुकर गया और कहा कि उसने एक भी खून नहीं किया है। जब उसे उन 20 औरतों की लाश पर क्रॉस क्वेश्चन किया गया तो उसने कहा कि वो सब लड़कियां उससे शादी करना चाहती थीं, क्योंकि उसने उनसे शादी करने से मना कर दिया। उन सब ने साइनाइड खाकर अपनी जान ले ली। मोहन अपने पूरे केस को जेल में स्टडी करता और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के लूपहोल्स को कोर्ट में पेश करता। लेकिन इसी बीच 2 ऐसे विटनेसेस सामने आए जिन्होंने उसका पूरा केस पलट दिया। पहले विटनेस थे ईश्वर भट्ट, जो एक मंदिर के पुजारी थे, जिन्होंने अदालत को बताया कि उन्हीं दिनों जब अनीता बंगेरा गायब हुई थी तो मोहन ने उनसे कुमकुम अर्चना करवाई थी, जिसके जरिए वो एक खून का प्रायश्चित करना चाहता था। दूसरी विटनेस उसी के विक्टिम्स में से एक थी, जिसने पिल पूरी नहीं खाई थी और वो सिर्फ बेहोश हुई थी, जिसने अदालत को उसका पूरा मर्डर करने का तरीका बताया। कोर्ट ने मोहन को अपने क्राइम के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई। मोहन कुमार या साइनाइड मोहन इंडिया का सबसे खूंखार सीरियल किलर बन गया।
और उसका नाम पड़ गया द ब्राइड किलर। जोकर, वर्ल्ड्स मोस्ट टेरिफाइंग सीरियल किलर। 1977 शिकागो। 14 सितंबर की उस रात को 9 साल का डॉनी पार्क में खेलने के बाद घर जा रहा था जब एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। गाड़ी में उसका फेवरेट पोगो द क्लाउन था। पोगो ने जादू से एक रोप के अंदर से चॉकलेट और बलून निकालकर उसे ऑफर किए। डॉनी वो बलून्स और चॉकलेट लेने के लिए उसकी गाड़ी में बैठ गया और उसके बाद वो गाड़ी वहां से आगे बढ़ गई। डॉनी उस रात उस क्लाउन के साथ चला तो गया, लेकिन उसके बाद कभी घर वापस नहीं आया। पुलिस ने डॉनी के केस को इन्वेस्टिगेट तो किया, पर किसी भी नतीजे पर पहुंच नहीं पाई, क्योंकि पिछले 4 सालों से ऐसे कई डिसअपीयरेंसेस हुए थे जिसके आसपास एक क्लाउन के दिखने की अफवाह थी, लेकिन उन्हें कोई भी पक्का सबूत या क्लू नहीं मिल पा रहा था। इस इंसिडेंट से लगभग 1 साल बाद दिसंबर 1978 में 15 साल का रॉबर्ट एक फार्मेसी में काम कर रहा था जब एक आदमी जॉन वेन गेसी, एक पेंटर, वहां आया। रॉबर्ट ने अपनी कलीग किम से अपनी जैकेट वापस मांगी क्योंकि उसे बाहर जाकर जॉन गेसी से जॉब के लिए बात करनी थी। किम ने एक फिल्म रोल की रिसीट उस जैकेट में रख दी और रॉबर्ट जैकेट पहनकर बाहर चला गया। लेकिन उस दिन के बाद से रॉबर्ट भी कभी वापस नहीं आया। रॉबर्ट के पेरेंट्स ने उसे पूरी रात ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। रॉबर्ट के पॉलिटिशियन फादर ने देरी ना करते हुए पुलिस को इन्वॉल्व किया। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि रॉबर्ट को आखिरी बार गेसी के साथ देखा गया था। गेसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करने पर पता चला कि वो फिजिकल असॉल्ट के चक्कर में कई बार जेल जा चुका है और उस पर कई यंग लड़कों को डराने, धमकाने और स्टॉक करने के भी आरोप थे। पुलिस ने जॉन पर नजर रखनी शुरू कर दी, लेकिन कई दिनों तक कोई मूवमेंट नहीं हुई। पर फिर पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली और उन्हें काफी सारे क्लूज मिले। उन्हें वहां काफी अजीब चीजें मिली, जैसे गेसी के बेडरूम में क्लाउन की कॉस्ट्यूम्स का होना, क्लाउन के मेकअप का सामान और कई सारी स्केरी क्लाउन पेंटिंग्स। साथ ही साथ ढेर सारी एडल्ट फिल्म्स, एक अंगूठी और ढेर सारे सेक्सुअल टॉयज। साथ ही 2 बुक्स भी, लविंग यंग मेन और प्रिटी बॉयज मस्ट डाई, जो होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर थी। पुलिस को शक होने लगा था कि गेसी को लड़के पसंद हैं और शायद गेसी ही वो क्लाउन है जिसके चलते वो जवान लड़के गायब हो रहे हैं। पर सर्वेलेंस करते हुए पुलिस को जो दिखता था वो उनके शक से बिल्कुल ऑपोजिट था, क्योंकि गेसी अपनी कम्युनिटी में सब लोगों की बहुत मदद करता था। और तो और कैंसर पेशेंट्स, कम्युनिटी पार्टीज और दोस्तों के बच्चों के बर्थडे पर पोगो क्लाउन बनकर परफॉर्म भी करता था। जैसे जैसे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, पुलिस ने उन क्लाउन से लिंक्ड डिसअपीयरेंस केसेस को री इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। इन सब केसेस के कई मिसिंग विक्टिम्स को आखिरी बार देखने वाले लोगों ने जिस क्लाउन का डिस्क्रिप्शन दिया, उसकी कद काठी और मेकअप गेसी के पोगो क्लाउन से मैच होता था। इसी बीच कई लोग आए और पुलिस को बताया कि वो भी किसी को जानते थे जो गेसी के लिए काम करता था और अब वो मिसिंग है। गायब हुए लड़कों में से जॉन सिंक की रिंग, जिसमें JS लिखा था, पहली सर्च में गेसी के घर पर भी मिली थी। एक दिन गेसी ने अपनी अच्छी इमेज को साबित करने के लिए पुलिस को अपने घर आने का इनविटेशन दिया। पुलिस ऑफिसर्स घर के अंदर गए। ऑफिसर बॉब वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर गेसी के घर की तलाशी लेने लगे। इस बार गेसी का घर बदल चुका था और क्लाउन की पेंटिंग्स और परफॉर्मेंसेस की DVDs ढेरों में थीं। तभी घर का हीटिंग सिस्टम ऑन हो गया और बॉब को डक्ट के अंदर से सड़ते हुए मीट की बदबू आई। ये वही बदबू थी जिसके बारे में गेसी की एक्स वाइफ, नेबर्स भी कई बार शिकायत कर चुके थे। बॉब को शक हुआ कि गेसी ने मर्डर विक्टिम्स की लाशों को डक्ट स्पेस में छुपाया है। बॉब डक्ट्स में जाने ही वाला था। बॉब के पैर के पास उसे एक कीचेन मिला जिस पर डॉन लिखा था। बॉब को याद आया कि ऐसा ही कीचेन 1 साल से गायब डॉनी के पास भी था। इससे पहले कि बॉब उन डक्ट्स को इन्वेस्टिगेट कर पाता, गेसी वहां आ गया और बॉब को अपनी इन्वेस्टिगेशन वहीं रोकनी पड़ी। पुलिस गेसी पर और ज्यादा प्रेशर डालने लगी और अब वो 1 सेकंड के लिए भी गेसी को बिना पुलिस सर्वेलेंस के नहीं छोड़ती थी।
इसका नतीजा ये हुआ कि उसे क्लाउन की परफॉर्मेंसेस भी मिलना एकदम बंद हो गया। इसी दौरान एक रात गेसी अपने लॉयर सैम और लेरॉय के ऑफिस में गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में घुसा। उसने उनसे शराब मांगी और शराब पीते पीते कन्फेस करने लगा कि उसने कितने लड़कों को मारा था। उसने बिना रुके अपने सारे क्राइम्स कबूल किए जो उसने पोगो द क्लाउन बनके किए थे। सैम और लेरॉय ये सुनकर शॉक हो गए। उन्होंने तुरंत पुलिस ऑफिसर्स को बुलाया और रिक्वेस्ट की कि वो गेसी को किसी भी तरह पकड़ लें। लेकिन तब तक गेसी होश में आ गया और जो भी उसने कबूला था वो उससे मुकर गया और वहां से भाग गया। लेकिन पुलिस की 2 टीम्स ने दोनों तरफ से उसकी गाड़ी को रोका और उसे अरेस्ट कर लिया। गेसी ने अपने गुनाह मान लिए और पुलिस और फॉरेंसिक टीम को स्प्रे पेंट से मार्क करके अपने घर में एक जगह दिखाई। जब ऑफिसर बॉब ने टॉर्च से उस कोने को देखा तो वहां से कई लाल वर्म्स निकल रहे थे। खुदाई करने पर वहां 3 सड़ती हुई डेड बॉडीज मिली, जिनमें से एक का डीएनए डॉनी से मैच हो गया। गेसी ने बताया कि उसने 27 बॉडीज को अपने घर में दफनाया और 6 को नदी में बहा दिया, जिनमें से एक बॉडी रॉबर्ट की भी थी। पुलिस ने अगले कई हफ्तों तक उसके घर को डिसमेंटल करा, जिसमें उन्हें 29 बॉडीज मिली। जब गेसी को और इंटेरोगेट किया गया तो उसने ये भी कन्फेस किया कि पोगो क्लाउन बनकर ही उसने सारे मर्डर्स किए थे, क्योंकि क्लाउन से सब प्यार करते थे और क्राइम्स करने के बाद किसी को उन पर शक हो ही नहीं सकता था। उसने एडमिट किया कि वो बाइसेक्सुअल था और यंग लड़कों और लड़कियों को क्लाउन बनकर कैंडीज देकर वो उन्हें अपने घर लाता था, जहां वो उन्हें बंद करके उनका इस्तेमाल करके उन्हें गला घोंटकर मार देता था। आखिरकार वो डॉनी और रॉबर्ट के मर्डर में अरेस्ट हो गया और उसे डेथ सेंटेंस सुना दिया गया। जब उसका एग्जीक्यूशन होने वाला था तो मरने से पहले वो एक क्लाउन की तरह हंसते हुए बोलने लगा, किस माय एस, और हंसते हंसते ही मर गया। गेसी के अनआइडेंटिफाइड विक्टिम्स की पहचान 2021 तक चलती रही और उसके लॉयर्स की माने तो गेसी इन सब में अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ कई और क्लाउन्स